नमस्कार। आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन। मैं हूँ परमिता। यहाँ पर आप सुनते हैं बेहतरीन कथाएं और कहानियाँ। कहानियों की श्रृंखला में आज है चित्रा मुदगल जी की कहानी त्रिशंकु। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल से छूटा तब माँ की हिदायत बराबर याद थी। सीधा घर को आना बड्डू। 2 बजता मेरे को पंजाबन सेठनी के साथ मार्केट खरीदी को जाना है। पर गली के मोड़ में घुसते ही छोकरों को हुत्तुतु खेलते पा कबड्डी में शामिल होने का लोभ सम्मरण नहीं कर पाया। बस्ता और कमीज एक किनारे फेंक अपनी झूल आई निक्कर को तोंदी पर खींचकर वो चीते की सी फुर्ती ओढ़ तुत्तू करता हुआ पारी खेल रहे मोहल्ले के गोल में शामिल हो गया और लंबी दम साध कर उसने पैंतरे बदल बदल कर 3 को तो पहले ही झपाटे में मैदान से बाहर कर दिया। दूसरी पारी में 2 मुस्तैद छोकरों ने उसकी मामूली सी असावधानी के चलते उसे कुत्तों की तरह घेर कर धर दबोचा। अचानक हुए हमले से वो संभल नहीं पाया। मुंह के बल गिरा तो लंबी दम साधने के बावजूद सीधा खड़ा नहीं हो पाया। छोकरों ने पकड़कर उठाया तो छीली ठुड्डी की जलन भूल कर वो पाठशाला की खाकी वर्दी की इकलौती निक्कर के फट जाने से घबरा गया। आंखों के सामने माँ का रौद्र रूप साकार हो उठा। घर कैसे जाएगा इस हालात में? अचानक उसे याद हो आया। सुबह पाठशाला के लिए घर से निकलते समय माँ ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि शाला से छूटते ही वो सीधा घर आए, मोहल्ले के लोफरों के साथ आवारागर्दी करने न बैठ जाए। उसके लक्षणों से परिचित जो है जानती है कि साला नियमित 1:30 बजे छूटती है और वो 2-2:30 बजे से पहले कभी घर नहीं लौटता। इसीलिए जब कभी उसे किसी काम से बाहर जाना होता है वो उसे सीधा घर को आने की चेतावनी देती। चेतावनी वो हरगिज न भूलता। घर खाली न छोड़ने के पीछे कुछ ठोस कारण थे। माँ को सदैव अंदेशा बना रहता था कि कहीं उसका बाप घर अकेला पाकर गृहस्थी के बर्तन भांडे ना उठा कर ले जाए। कितने हंडे बटुए उसने बेच खाए। माँ के लड़ने पर उन्हें चराने की कोशिश करने लगता कि किसी अड़ोसी पड़ोसी ने मौका ताड़ कर हाथ सफाई दिखा दी होगी। वो तो कुंडी लगाकर फकत संडास तक गया था। उसकी राह देखती माँ पंजावन सेठनी के संग अगर नहीं गई होगी तो घर पर तोप सी भरी बैठी होगी। खैर नहीं उसकी। हाथ पांव साबुत बचे रहे तो समझो गनीमत। 30 पर फटी निक्कर, आग में घी। माँ के प्रकोप से बचने की कोई तरकीब? तरकीब है, देर में देर। कुछ देर कहीं और सुस्ता ले। घर में हुई तब भी घंटे आध घंटे में सांझ की भांडी करने निकल लेगी। लौटेगी तो ठीक दिया बाती के समय। तब तक झूठे बर्तनों के साथ मगज की तेजी भी मंज पुछ गई होगी। पटाने की खातिर वो झोपड़ी का झाड़ू पोछा कर लेगा। साफ सुथरा घर माँ की कमजोरी है, देखते ही खिल जाएगी। लेकिन तरकीब उसे विशेष अभय नहीं दे पाई। दोनों ही बातें संभव थी। कुछ देर बाद माँ का क्रोध शांत हो जाए या फिर दुगने तिगुने बेग से नथुने फड़काता उसे ताव खाता मिले। ऐसे में उनका सामना करना ही उचित। देह पर कमीज चढ़ाकर वो खोपड़ी से बस्ता लटकाए घर की ओर बढ़ दिया। माँ नहीं गई थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ प्रतीक्षा में उबली बैठी माँ तमतमाई हुई सी उस पर झपटी। हलकट, मेलिया, कुत्रा, हरामखोर, बोला ना तेरे को सुब्बू, बिसरलास? पन कैसा? कैसा तेरे को याद नहीं हुआ कि मेरे को सेठानी के साथ खरीदी को जाना है? चढ़ी तेरे को चर्बी? अम्बी सेठानी का बूमा बूम कौन सुनेगा? तू? फर्श पर छटपटाता हुआ वो हाय हाय करता, हाथ पैरों से तीखे प्रहारों को झेलता माफी मांगने लगा। मगर माँ पर ना उसके माफी मांगने का कोई असर हुआ, ना विश्वास दिलाने का कि अब की वो उसे छोड़ दे।
आइंदा उससे ऐसी लापरवाही हरगिज नहीं होगी। उल्टा माँ के क्रोध ने तपे तेल पुते तवे पर अचानक पड़ी पानी के छींटे सी लपट धर ली। मारते मारते जब वो स्वयं निढाल हो उठी, तब कहीं जाकर उसके हाथ पांव रुके। वो हरामखोर आए तो चौकस रहना, किसी वस्तु को हाथ बीत नहीं लगाने को देना। जाती मैं ऐकलस, माँ गुर्राती सी दरवाजा भड़ाक से भेड़ कर खोली से बाहर हो गई। वो हरामखोर यानी उसका बाप। पंड्या गली में धोड़ू के दारू के अड्डे पर वो तब तक बैठा घड़ियाल सा नौसादार की पीता रहता, जब तक टुन्न होकर अपनी गली में अगल बगल की दो चार झोपड़ियों के दरवाजे अपनी खोली के भ्रम में ना खटखटा लेता। फैक्ट्री से छूटकर बाप सीधा कभी घर न आता, चाहे उसके काम की पहली पाली हो या दूसरी। अक्सर माँ जान ही नहीं पाती कि बाप कौन सी पाली कर रहा है। समय असमय आने पर जब कभी वो संशंकित होकर बाप को टोकती, तो उल्टा बाप उसी पर चढ़ बैठता कि वो ओवरटाइम करता है, फिर टेम से कैसे घर पहुंचे। इतना वो भी समझने लगा था कि जो कामगार ओवरटाइम करता है उसे पगार के अलावा अतिरिक्त आमदनी होती है। फिर तो माँ को बाप की ऊपरी कमाई से खुशी होनी चाहिए थी, पर समझ में ना आता कि ओवरटाइम की बात सुनकर माँ क्यों असहज हो उठती। उन दोनों की झाए झाए में कुछ गोलमाल लगता है। दिमाग पर बहुत जोर डालता पर हाथ कुछ न लगता। किशोर बुद्धि चकरा जाती। छोटी बहन कमला जब घर पर ही रह रही थी, अक्सर आधी रात में उसकी और कमला की नींद माँ की हृदय विदारक चीखों और धमाधम कूटती देह की दहलाती कराहों से उचट जाती। आतंक से सहमे अपनी दरी पर पड़े हुए घुमड़ती छाती में फूटते को व्याकुल हिचकियों को होठों में भींच बिबस दोनों मोम से टपकते रहते। कुछ देर बाद वो पाता कि बेसुध सी होती कमला उसकी पीठ से दुबकी उसकी थर्राती रीढ़ में अपना चेहरा गड़ा लेती। पल पल किसी अनहोनी की दहशत नूचे लहूलुहान पंखों सी उन पर टूटने लगती। वो सोचना शुरू कर देता, बिना स्वयं से सवाल किए कि ये उम्र उसकी सोचने की नहीं है। क्षुब्ध माँ जब भी उसे कूटती, अपनी चोटों से ना वो उस कदर आतंकित होता, न आहत, न अपमानित। उल्टा जल्लादी बाप के प्रति उसके हृदय में प्रतिहिंसित आक्रोश सिर उठाने लगता। यहाँ तक कि वो रात से खौफ खाने लगा। रात से शायद माँ भी खौफ खाती। शायद इसीलिए वो उन्हें जल्दी खिला पिलाकर सुला देती कि उनकी चैन की रात तभी तक है जब तक घर की कुंडी नहीं खड़कती। कुंडी खड़कने से उसकी नींद नहीं उचटती। नींद उचटती है माँ की कलपती चीखों से। इधर कुछ दिनों से उसमें परिवर्तन आया है। माँ की भांति उसकी भी नींद कच्ची हो गई है। कुंडी के खड़कते ही आंखें झप से खुलकर किवाड़ों की ओर घूम जाती, मगर वो खुली आंखों को किसी तेजाबी आंधी के भय से आशंकित हो करबट भर भींच लेता और सांस साधे चिर परिचित अगले दृश्य की प्रतीक्षा करने लगता। उस रात बाप की दरिंदगी की पराकाष्ठा ही हो गई। आवेश में कांपते हुए बाप ने मोरी की दीवार से टिका कपड़ा कूटने वाला धोखा उठा लिया और उसे पूरी ताकत से माँ के माथे पर दे मारा। माँ का माथा फट गया। उसका खून से तर चेहरा और मूर्छा से मूंदती आंखें देख भय से कांपती कमला ने बाप की टांगे जकड़ ली और दोबारा माँ पर हाथ ना उठाने की चिरोरी करने लगी। किंतु पगलाए सांड से उन्मादी बाप ने उसे टांग से एक और उछाल दिया और ओंधी अचेत माँ की कमर पर एक लात हुमक कर खोली से उड़न छू हो गया। तब तक आसपास के लोग जाग चुके थे। भागते बाप को उन्होंने धर पकड़ने की कोशिश भी की, पर जाने कहाँ की ताकत उसमें आ समाई थी कि वो 6-7 लोगों को संभाले न संभला। छटपटा कर जो छूट भागा तो अब तक लौटकर शकल नहीं दिखाई उसने।
माँ के माथे पर 7 टांके लगे थे। 8 साल की कमला को बाप द्वारा टांग से उछाल कर फेंकना, माँ को जवान छोकरी पर हाथ उठाना लगा और ये भी लगा कि अगर उसका दुस्साहस इस सीमा तक बढ़ गया है तो क्या भरोसा, किसी रोज निर्दयी माँ के हिमायती बच्चों का गला ही घोट दे। द्वंद्व में फंसी माँ इससे उससे सलाह करती, अंत में इसी नतीजे पर पहुंची कि कमला को अब वो घर में नहीं रखेगी। इसी दुश्चिंता में उसने आसियाना बिल्डिंग वाली जोशीबाई का पुराना प्रस्ताव मान लिया कि कमला जोशीबाई के पास रहेगी तो चिड़िया की सी जान छोकरी इस नरक कुंड से दूर और सुरक्षित रहेगी। जोशीबाई काफी दिनों से माँ के पीछे पड़ी हुई थी कि वो कमला को टहल के लिए उनके घर रख दे। भांडी कटका के लिए उनके पास अलग से बाई है, उसे फकत ऊपर का काम करना होगा, मसलन मिंकू का ख्याल रखना, उसे प्रेम में नीचे घुमाना फिराना, साग सब्जी कटवा लेना, मेहमानों को पानी आदि पूछ लेना, जरूरत की छोटी मोटी चीजें दौड़ कर ला देना। सुबह 11 से लेकर शाम 4:30 बजे तक जोशीबाई की पाठशाला होती है। घर लौटते वो खूब थक जाती है। कमला से उन्हें बड़ी मदद हो जाएगी। खाना कपड़ा साबुन तेल सब उनका, ऊपर से महीने के 30 रुपए नकद। ज्यादा पगार भी वे दे सकती हैं, लेकिन तब जब कमला ढंग से काम धाम सीख जाएगी और जिम्मेदारी स्वयं उठाने लायक हो जाएगी। अभी तो वो बच्ची है, उल्टा उन्हें ही लगातार उसके साथ लगकर उसे सब सिखाना समझाना होगा। रखेंगी वो उसे अपनी बेटी की तरह, कोई भेदभाव नहीं। जोशीबाई ने ये भी विश्वास दिलाया कि समय निकालकर वो उसे कुछ पढ़ा लिखा दिया करेंगी और कोशिश करेंगी कि उसे रात वाली किसी पाठशाला में दाखिल करा दे। मेरे लिए ये मुश्किल थोड़े ही है। झोपड़पट्टी के दूषित वातावरण में रहकर तो लड़की सलीकेदार होने से रही। जोशीबाई के इन तर्कों से माँ के उलझे हताश मन में उत्साह का बीज अंकुआ आया था। कमला को अपने संग आसियाना बिल्डिंग में ले जाने से पहले जोशीबाई उसके लिए 2 नई फ्रॉक सिलवा लाई। उन्हीं में से एक पहनाकर उसे अपने साथ ले गई। उसने सुना, जाते जाते वे माँ को चेतावनी भी दे गई कि पैसों की खातिर घड़ी घड़ी दरवाजा पकड़कर मत खड़ी होना। 20 वो उसके हाथ में देंगी, 10 वो कमला के नाम पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा कर उसके खाते में डलवा दिया करेंगी, जो उसके और कमला के दोनों के हक में उचित है। किंतु माँ इसके लिए राजी नहीं हुई। कड़की का रोना रोकर उसने उनसे आग्रह किया कि फिलहाल कमला की पूरी पगार वो उसके हाथ में ही दे। साफ सुथरे कपड़े पहने जोशीबाई के साथ जाती हुई कमला अचानक उसे अजनबी सी हो उठी लगी, ठीक बिल्डिंग में रहने वालों की तरह सुंदर और अजनबी। कमला की अनुपस्थिति उसे बहुत खली और अब तक खलती है। कमला होती तो हमेशा की तरह आज भी उसे पहले डपटती, बड़ी बूढ़ी की तरह समझाती मनाती। काय को तू माँ की बात नहीं सुनता बड्डू? गली के छोकरे पक्के मवाली, उनको घर से मतलब नहीं, पन तू क्यों उनका चक्कर में पड़ता? मार खाने की आदत पड़ गई तेरे को। चल उठ, धो मुंह हाथ, खाना निकालती मैं तेरे वास्ते। दुखते हाथ पैरों को सिकुड़ता फैलाता माँ के ऊपर कूदता वो उठ खड़ा हुआ। भूख से अंतड़ियां कल्ला रही थी। पतीले का ढक्कन खोलकर भीतर झांका। माँ ने खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी में करचुल नहीं लगी, इसका मतलब है माँ भूखी ही चली गई। मन खीर्ण हो आया। सचमुच वो माँ को बहुत तंग करता है। दिन दिन भर माँ घरों में खटती है, किसके लिए? उसने मन ही मन निश्चय किया, आइंदा वो माँ को परेशान नहीं करेगा। पाठशाला से सीधा घर आएगा, घर के काम में उसका हाथ बटाएगा, पढ़ाई में मेहनत करेगा। और सचमुच अगले ही रोज से वो अपने निश्चय के मुताबिक पढ़ाई में मन लगाने लगा।
माँ उसे पुस्तकें खोले बैठे देखती तो प्रसन्न हो उठती। सब ठीक ठाक चलने लगा। एक दोपहर वो खाना खाकर अपनी थाली उठा ही रहा था कि खोली का दरवाजा अचानक भड़बड़ाया। भड़बड़ाहट की ताल ने क्षण भर को उसकी देह से खून निचोड़ लिया। उसने भीतर से चड्ढी कमजोर किवाड़ों की कुंडी को अविश्वास से देखा। समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी किवाड़ दोबारा भड़बड़ाए। अब की बार भड़बड़ाहट में बेसब्री थी। तुरंत न खुलने पर तोड़ देने की उद्दंड बेसब्री। घर पर माँ का ना होना खला। उठकर घबराए हुए मन से झूठी थाली उसने मोरी में खिसकाई और कमीज की नाखूनी से हाथ पोंछता कुंडी खोलने लपका। किवाड़ खोलते ही नशे में धुत यमदूत से बाप को खोली में दाखिल होते नहीं, देसी का भभका छोड़ते हुए लगभग अपने ऊपर गिरते पाया। उसे सीधा करते हुए वो सहम उठा। बाप की अनुपस्थिति में बड़ी शांति थी। जब भी उसके बारे में सोचता यही लगता कि अच्छा हो बाप फिर कभी घर न लौटे। मगर उसके सोचने से क्या होता है। बाप साक्षात मुसीबत बना उसके सामने मौजूद था। खड़े न रह पाने की स्थिति में वो डगमगाता। धम्म से लोहे वाले पलंग पर ढहकर पसर गया। वैसे माँ के लौटने का समय हो रहा था। किसी भी क्षण वो घर लौट सकती है। घर पर माँ का होना बहुत जरूरी लग रहा था। बाप की मौजूदगी संभालना उसके बस की नहीं। दूसरी ओर आशंका से मन डर भी रहा था कि कहीं उन दोनों का आमना सामना किसी जंग को आमंत्रित न दे बैठे। अचानक भिड़े किवाड़ों पर लौटी माँ की चिर परिचित हल्की थाप ने उसे जैसे मगरमच्छ के मुंह से छीन लिया। किवाड़ों पर कुंडी नहीं चढ़ी थी, पर माँ को इसकी जानकारी नहीं थी। वो लादी से उछली गेंद की भांति उछलकर किवाड़ों के पास पहुंचा और माँ के भीतर पांव देने से पहले उसने लोहे के पलंग पर पसरे बाप की प्रतिक्रिया माँ के चेहरे पर पड़नी चाहिए। किंतु माँ का चेहरा उसे अनलिखी तख्ती सा सपाट शून्य लगा। बाप मुंह पर भिनकती मक्खियों से तनिक परेशान हुआ। सिर झटकते हुए नशे में बड़बड़ाया, कमली पानी दे तो। अनिच्छा से हंडे से गिलास भर पानी लेकर वो बाप के निकट पहुंचा। पानी। बाप ने उसकी आवाज पर लाल आंखें खोलकर उसे गौर से देखा। कमली किधर है? जोशीबाई के घर काम पर रख दिया। उसकी बजाय माँ ने गुर्रा कर जवाब दिया। कितने देगी? बाप एकदम चैतन्य हो उठा। खाना कपड़ा ऊपर से 30। वो अंधेरी वाली मंगलेरियन बाई उसको मांगती होती। खाना कपड़ा ऊपर से 60 रुपया पगार। तभी न क्यों पाड़ा। पहले उससे नौकरी नहीं करानी होती तो औकात में रहता तो कभी नहीं। ऊपर उस पर मैं अपना छोकरी काम करने को भेजती। उसका मर्द समंदर का धंधा करता। अक्खा दिन उधर दारू चलती। मालूम नहीं कैसा कैसा लोग आते उसके घर को। भरोसे वाली होती क्या वो? ये तेरी भड़वी मास्टरनी भरोसे वाली है क्या? पलंग से उठते हुए बाप गुस्से से दहाड़ा। जवान संभाल हाँ। प्रत्युत्तर में क्षुब्ध माँ को जैसे चिंगारी लग गई। पोरगी की फिक्र नहीं, पगार की बहुत फिक्र है तेरे को। हाँ, अपना कमाई में दारू के वास्ते नहीं पुरता। बोल तो खटिया डाला दूं तेरे वास्ते, फिर खा पोरगी की कमाई। सवाली रांड, तू मेरे को गाली देती भड़वी। अभी ठिकाने करता तेरे को। बाप ताव खा झपट पड़ा माँ पर। माँ की जबान नहीं रुकी। वो गले तक आधा आई सारी तिलमिलाहट और भड़ास जैसे एक बार की खाली कर देना चाहती थी। वो आशंकित हो कांप उठा। क्या हो रहा है माँ को? बाप का स्वभाव जानती नहीं। चुप्पी मार लेती तो क्या था। उसे लगा वो कमला के पास भाग जाए अभी इसी क्षण। अच्छा ही हुआ जो जोशीबाई कमला को ले गई। उसे भी माँ किसी के घर काम के लिए क्यों नहीं रख देती। बाप के धौंस से बेअसर माँ अब भी चुप नहीं हो रही है। भड़वा एक पैसा नहीं देता।
मैं खून पिला पिला के बच्चे पालती और तू हरामखोर वो रांड के साथ मस्ती मारता। साला, हाथ लगा के देख, अभी मेरे को देख। रांड के साथ? माँ क्या बोल रही है? उसके माथे से जैसे अचानक गरम सलाख छू गई। तभी नजर बाप की ओर उठी। तमतमाया बाप बर्तनों में से लपक कर लोटा उठाता हुआ दिखा। लोटा छीनने के लिए वो उसकी ओर झपटे, तब तक तो माँ के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। माँ देवा कहकर ईश्वर को गुहारती फर्श पर ढेर हो गई और तट पर पड़ी मछली सी फड़फड़ाने लगी। माँ के माथे पर टांके लगे। अभी 2.5-3 महीने नहीं गुजरे थे कि जल्लाद बाप ने फिर उसका सिर फोड़ दिया। उसका सिर घूमने लगा। बजाय माँ को संभालने के, वो भी बस अबस घुटनों में मुंह गड़ा सांसें खींचता फपक पड़ा। उसके घर में तेज धार वाला रामपुरी चाकू क्यों नहीं होता तो आज वो सीधा बाप के छाती में भोंक देता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, खच खच। ऐसे जानवर को जिंदा छोड़ना खतरनाक है। छोड़ दिया तो वो कभी भी किसी रोज पलटकर माँ की जान ले लेगा। माँ को मारकर उसकी, उसके बाद कमला की। कमला शायद उसके हाथ ना लगे। माँ का आर्तनाद सुनकर पड़ोसन लक्ष्मी अम्मा और सामने वाले हसन काका घुस आए खोली में। बाप हमेशा की तरह मुंह छिपा तीर सा निकलकर भाग खड़ा हुआ। हसन काका ने छटपटाती माँ को ही डांटा। बड़ू की माँ क्यों इस बज्जात के मुंह लगती है? जानती नहीं, कमबख्त का मुंह नहीं हाथ चलता है, हाथ। लक्ष्मी अम्मा लपक कर अपने खोली से हल्दी चूना गरम कर लाई और घाव के आसपास के बाल कतर कर घाव पर लेप लगाने लगी। पट्टी बांधने के लिए लक्ष्मी अम्मा ने उससे पुराना कपड़ा मांगा। वो कमला की पुरानी छोटी हुई फ्रॉक उठा लाया। हड़बड़ाहट में उसे कोई अन्य कपड़ा सूझा ही नहीं कि जिससे माँ के फटे सिर पर पट्टी बांधी जा सके। वैसे भी कमला की ये फ्रॉक अब उसके किस काम की? जब से जोशीबाई के घर गई है, खोली के बीचों बीच बंधे तार पर कपड़ों के ढेर में फ्रॉक ज्यो के त्यों टंगी हुई है। अयो बड्डू सुन, लक्ष्मी अम्मा ने घाव पर पट्टी बांधकर टेंट से एक अट्ठन्नी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। फटाफट दौड़ के एक सेरिडून तो लेके आ, वो नुक्कड़ वाली पान की दुकान पर मिलेगी। सेरिडून नहीं होना तो पिच्छू एनासिन का गोली ला। मैं तभी तलक माँ के लिए हल्दी डाल के चाय बनाती हो। बहुत बच गई रे माँ। बोलेंगे तो वो टाके का जगह पे नहीं लगा, नहीं तो जान जाती। जा, तू जल्दी जा। वो आज्ञाकारी बालक की भांति खोली के बाहर हो गया, पर मन में माँ की चोट की पीड़ा से ज्यादा माँ के कहे वाक्य गूंजते मंडराने लगे। रान के साथ मस्ती कहने का क्या तात्पर्य था माँ का? विचित्र लगा माँ का ताना। उससे भी अधिक विचित्र लगा माँ का आज का व्यवहार। दूसरे दिनों की अपेक्षा इस बार बाप अपनी इच्छा के विरुद्ध कमला को जोशीबाई के यहाँ रखने से भड़का अवश्य, लेकिन उसके क्रोध को लगातार फूंक दी माँ ने। बाप से हमेशा डरने वाली और उसके डर से मुंह जोरी करने से मुंह चुराने वाली माँ का ये रूप निराला लगा। कहीं गड़बड़ जरूर है। बाप इधर रहता नहीं तो आखिर भाग कर जाता किधर है? एकाध रोज की बात हो तो वो सोच भी ले कि हो सकता है बाप पी पा दारू के अड्डे पर ही पड़ा रहता हो या किसी दोस्त के घर। महीनों कोई कैसे रख सकता है पियक्कड़ बाप को अपने पास? पान की दुकान पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, जैसे माँ के लिए संजीवनी बूटी पा लेने का आश्वासन पा लिया हो उसने। माँ से पूछे वो रांड के बारे में। सुबह वो बड़ी मुश्किल से जागता, आवाजें पर आवाजें लगाती, माँ धमकाती रहती। अंत में खींच कर हाथ पकड़ दरी पर उठाकर बिठा देती। साले को नहीं जाने बड्डू, पर पर आज माँ की पहली ही पुकार पर चौकन्ना हो उठ बैठा। तू ठीक है ना? ठीक मैं।
माँ ने उसे चिंतित ना होने के लिए आश्वस्त किया। बोली, जा भैया जी की दुकान से पावली का दूध ले आ चाय के वास्ते। वो बिना हिल हुजत किए गिलास और पावली लेकर झोपड़े से बाहर निकल आया। गली में अभी सुबह नहीं हुई थी। माँ ने कुछ जल्दी ही उठा दिया उसे। हो सकता है वो दर्द के मारे सोई ही ना हो रात भर। झूठ मूठ उसे बहलाने के लिए कह दिया कि मैं ठीक हूँ। अगल बगल की सारी दुकानों के शटर गिरे हुए थे। खाली भैया जी की दुकान खुली थी। दूध से भरा कड़ा अधसुलगी बड़ी सिगड़ी की बगल में ही धरा हुआ था। करीब पहुंचा तो कोयले सुलगाने के उद्देश्य से उड़ेल गए मिट्टी के तेल का भभका लपटों के बावजूद नथुनों में दम घोट बदबू भर गया। जी मितला उठा। उसे देख भैया जी ऐंठी हुई मूछों से कटाक्ष करते हुए मुस्कुराए। तू कैसा आ गया रे बंडू? कहीं बाप ने कुटुम्बस तो नहीं कर दी मोहतारी की? वो भैया जी के कटाक्ष से कट कर रह गया। झूठ बोला। ताप आ गया माँ को। ताप? भैया जी हो करते हुए हंसे। उसने लपक कर उनके हाथ से दूध का गिलास ले लिया और तेजी से दुकान के बरामदे की सीढ़ियां उतरने लगा। क्षोभ से मुंह कड़वाया। उसके घर के तमाशे किसी से छिपे नहीं। घोर अपमानजनक स्थिति है। महसूस हुआ जैसे सुबह सुबह भैया जी ने उसके किशोर गालों पर प्रश्न नहीं तमाचे जड़ दिए। उपहास उड़ाते तमाचे। उसने सुना। वे अपने नौकरों को सुना कर बोले, अक्खा झोपड़पट्टी का ऐसन हालवा। जोरू चार घड़ी चौका बासन करत है और इनके मर्दुआ घाटी साले दारू पी पाके मेहरारू के हाड़ गोड़ तोड़त है। राम राम कैसी जबराई। उसका बस चलता तो वो हाथ में पकड़े दूध के गिलास को गोटी के अचूक निशाने सा साध कर भैया जी पर फेंक मारता। उनकी चटचटाती सहानुभूति की उसको और उसकी माँ को कतई जरूरत नहीं। बापू उसका नकारा बेईमान दारूडिया जल्लाद सही, पर वो अपनी माँ को घर घर भांडी नहीं धोने देगा। मैं पढ़ाई छोड़ देगा। उसके भीतर के किशोर बंडू ने अचानक परिस्थितियों से लड़ने का फैसला किया। पढ़कर करेगा भी क्या? जब तक पढ़ लिख कर हवलदार के माफिक कमाने धमाने के काबिल बनेगा, चौबीसों घंटे मेहनत करती बूंद बूंद निचोड़ती माँ जिंदा बचेगी? पीली कमजोर चलती है तो मन डरता है कि अगले ही डग ठोकर खाकर ढेर ना हो जाए। वो माँ को जिंदा रखेगा। कमाएगा कमाएगा तो आराम करने के लिए माँ को घर पर बिठा देगा। पैसा जोड़कर कहीं अलग खोली ले लेगा जहां दुष्ट बाप की परछाई भी न पहुंच सके। माँ काम पर से लौटती है तो कटे वृक्ष सी लोहे वाले पलंग पर ढेर हो जाती है। कुछ रौनक चेहरे पर आई है जब से कमला की पगार हाथ में आने लगी है। वो भी कुछ करने लगेगा तो उनके चेहरे की गुम रौनक पूरी लौट आएगी। सवाल उठता है, माँ सुखचैन के दिन देख सकेगी? कैसे? वो करेगा क्या? क्यों कोई छोटा मोटा धंधा? रफीक करता है ना उसके जैसा ही कोई काम? दोस्तों के बीच रफीक का धांसू रौब है। दोस्तों को बीड़ी भी वही पिलाता है अपनी कमाई से। कभी कभी तो निसंकोच पूरा बंडल थमा देता है उन्हें। उसे मिलेगा फौरन, नक्कीच। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि लक्ष्मी अम्मा ने पुकारा अपने ओटले से, माँ कैसा है बंडू? उठने को सकी? नहीं अम्मा, उसने उदास होकर जवाब दिया। मार जास्ती लगी बेटा, हल्दी चूना से घाव नहीं पुरेगा। डॉक्टर के पास ले जाके सुई देना माँ को। और सुन, 2-3 दिन घर में बैठने को बोल उसको। मेरा किधर सुनेगी अम्मा? उसने बेबस्ता प्रकट की। अच्छा जा, मैं आती हूँ पिच्छी। मैं समझाएगी सीताबाई को। 2-3 दिन के वास्ते अपना काम पर किसी को बदली में भेजेगी तो ठीक। चोट तो गहरी आई ही है, नहीं तो 5 बजे बिस्तर छोड़ देने वाली अम्मा आज जगी हुई मिली, मगर उठकर दूध लाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।
बड़ी मुश्किल हुई चाय बनाने में। स्टोव जलाने की आदत जो नहीं है। एक बार को मन में आया कि माँ से ही कहे कि वही स्टोव जला दे उठकर। फिर उसे तंग करना उचित नहीं लगा। वो जागती हुई होने के बावजूद बिल्कुल मरणासन्न मुद्रा में निश्चेष्ट पड़ी दिखी। उसकी अनघड़ खटर पटर के बावजूद चाय का कप बसी उठाए उसने आहिस्ता से माँ से उठने और चाय पी लेने का आग्रह किया। उसे लगा माँ चाय लेकर उसकी चुस्ती फुर्ती पर चकित सी प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं उपजा। कहीं कुछ था तो पीड़ा की कराह भरी सलवटें। वो उदास हो आया। माँ कुछ तो कहती, कुछ भी, प्रशंसा ना सही, एक सहज निहार ही। पर चाय खत्म कर कहा भी तो इतना, 2-4 बाल्टी पानी भर ले बंडू, नहीं तो अक्खा दिन पानी पीने का वांदा हो जाएगा। कहते कहते वो तुरंत औंधी हो गई पलंग पर। दोनों हाथों में बाल्टी लटकाए हुए वो नल पर पहुंचा तो वहां का सारा दृश्य देख अबुझ सा ठिठक गया। लाइन में खड़ी 2 औरतों में बेहयाई से ठनी हुई थी। ये लंबर तो मेरा होता, भरने तू लगी? जबान संभाल। 24 लंबर वाली के पीछू लंबर मेरा होता, वो भर चुकी, मैं भर रही। मांगता तो पूछ उसको, पूछना। मैं भर रही रांड। सुबह 4 बजे उठकर मैं लाइन लगाई तेरी खूबसूरती देखने के वास्ते। काय के वास्ते उठी वो तू जान, पन गाली मत दे, समझी? नहीं तो थोबड़े पर लाद दूंगी। चल रे समझी की बच्ची, किसको समझाती तू? 3-3 खसम छोड़ के आई मेरे थोबड़े पर लाद देने। आईना देख कुतरी, आईना। हजाम की, तू बिन ब्याही बैठी मोहल्ला खराब करे। बोल तो तुझे भी करवा दूं एक, बूता है संभालने का। ये सुबह सुबह ऐसा भांडण? रात पाली करके आया मैं, खाली पीली भंकस नहीं मांगता। अचानक अपनी खोली का दरवाजा खोलकर पाठक दादा शेर सा दहाड़ा, गुपचुप पानी भरो, नहीं तो सब साली का हंडा उठाकर फेंक दूंगा। नल पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ पानी की पतली धार की आवाज खामोशी तोड़ने लगी। पाठक दादा के बारे में झोपड़पट्टी में तमाम नई पुरानी अफवाहें हैं। जेब में नोट की गड्डी डालो और किसी की भी गर्दन रेतवा लो। पाठक दादा की रात पाली का मतलब है कहीं किसी के दिन पूरे हुए। पाठक दादा की खोली का दरवाजा बंद होते ही उसे लाइन में लगने की हिम्मत आई। औरतों की चकचक ने उसे सहमा ही दिया था। उसे खड़े हुए 2-4 पल भी नहीं बीते होंगे कि अचानक रफीक की अम्मी की नजर उस पर पड़ी। अम्मी वहीं से चिल्लाई, बंडू आ, तू भर ले पहले। वो दुविधा में पड़ गया कि लाइन तोड़कर आगे बढ़े या अम्मी को मना कर दे। कहीं ऐसा न हो कि कुछ देर पहले खत्म हुई चकचक पलटकर उस पर पील पड़े। पानी वानी सब माँ ही भरती है। यहाँ के कायदे कानून उसकी समझ से परे हैं। अम्मी ने शायद उसके संकोच को ताड़ लिया। उन्होंने उसे आगे बढ़ाने के लिए दोबारा पुकारा। उनके दोबारा पुकारने के बावजूद लाइन में लगी औरतों से किसी ने आपत्ति नहीं प्रकट की तो उसका साहस बंधा। लाइन में लग के उसका नंबर आने का मतलब है पूरे आधे घंटे का कुंडा। संकोच छोड़कर वो अपनी दोनों बाल्टियां उठाए अम्मी के निकट जा पहुंचा। रफीक की माँ ने अपनी बाल्टी सरकाकर तत्काल उसकी बाल्टी नल के नीचे कर दी। पक्का 2.5 महीने के बाद घर आया है खड़ीस। जालिम ने बहुत मारा सीताबाई को, सिर फट गया बेचारी का। रफीक की माँ पार्वती चाची को उसके घर की खबर दे रही थी, उसी छिनाल के पीछे। अच्छा, कमबख्त रहती किधर वो? वही सफेद पुल के झोपड़पट्टी में। उसको भी पहले मर्द से 2 बच्चे हैं। माँ भी तो कल दोपहर। तो माँ के चिड़चिड़ाने की वजह सिर्फ बाप का पीना ही नहीं, बाल्टी अभी आधी भी नहीं भरी थी। पर उसका मन हुआ कि वो बाल्टियां छोड़ छाड़ कर वहां से भाग ले। है कोई ठोर ठिकाना जहां उसके घर की चर्चा ना हो? रांड माने कोई औरत, रांड माने गाली। अब तक यही जानता था वो।
4 रोज बाद माँ आज भली चंगी लग रही थी। सिर में लगी चोट की दूसरी दोपहर डॉक्टर जोगलेकर ने माँ के एकाएक तेज हो गए बुखार से घबरा गए थे। उन्होंने उससे कहा कि हो सकता है माँ के सिर का एक्सरे निकलवाना पड़े। एक्सरे बीले पार्ले नानावटी में होगा। वे डॉक्टर दीक्षित के नाम पर चिट्ठी लिखकर दे देंगे। वो माँ को लेकर सुबह 9 बजे एक्सरे विभाग में पहुंच जाए। लेकिन तीसरी सुबह बुखार के एकदम नीचे आ जाने से उसने उनके चेहरे पर राहत देखी। राहत डॉक्टर जोगलेकर के चेहरे से होती हुई उसके दिमाग को भी सहज कर गई, वरना माँ की खोपड़ी में पहुंची चोट के भय से उसके प्राण सूखने लगे थे। सिर की पट्टी डॉक्टर जोगलेकर अलबत्ता रोज ही बदलते रहे। अन्नाबाई ने माँ के आग्रह पर 4 रोज के लिए उनके पांचों घरों में एक वक्त का काम करने का जिम्मा ले लिया। ना कोई मिलता तो उसने माँ को आश्वस्त कर दिया था कि वो उनके घर बता दे। जैसे भी उससे बन पड़ेगा वो अपने अनाड़ी हाथों से भांडी कटका निपटाएगा। मगर अन्नाबाई की सहानुभूति के चलते इसकी नौबत नहीं आई। मौका ताड़ कर उसने माँ के सामने फौरन अपने धंधे का प्रस्ताव रख दिया। पिछले 4 दिनों से वो पाठशाला भी नहीं आया। माँ की अस्वस्थता की वजह से नागा हुआ। पर आज सुबह आंखें खुलते ही माँ हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई कि अब वो ठीक है। वो उठे और नहा धो के अपनी पाठशाला जाए। उसकी बीमारी के चलते उसकी पढ़ाई की कसकर उपेक्षा हुई। अब नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसने माँ को अकेला छोड़कर पाठशाला जाने से साफ मना कर दिया। धंधे की बात सुनकर माँ उखड़ गई। दुखी होते हुए बोली, मैं सोचती कि तू लिख पढ़ के बड़ा आदमी बने। धंधे वाले पढ़े लिखे से जास्ती कमाते। समझ के अनुसार उसने तुनक कर अपना तर्क प्रस्तुत किया। तू फकत मेरे को 5 रुपया दे, शाम को परत ले लेना। मैं केले की फेरी लगाएगा। मेरे पास पैसा नहीं। माँ ने खींच कर साफ मना कर दिया। तेरे पास नहीं तो पीछे एक काम कर, अपनी पंजाबन सेठानी से मांग कर देना। उसने लगभग चिरोरी सी की। कैसा देगी सेठानी? उससे तो मैं अक्खा महीना का पगार एडवांस लिया। माँ की रुखाई के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। आसियाना वाली जोशीबाई से मांग कर दे। कमली को इंसल्ट लगता। 2-3 दफे जरूरत पड़ने पर मैं उधर मांगने को गई होती। एक दफा तो कारड़ पे राशन छुड़ाने को होता। बोली, ऐसा बीच में भीख मांगने को नहीं आना माँ। समझ गया? माँ की लगातार बहानेबाजी ने उसे झुझला दिया। पढ़ाई के लिए छोड़कर अन्य किसी काम की खातिर वो उसे पैसे नहीं देगी। खैर, निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं, जोड़ लेगा पैसे। एक तरकीब है उसके हाथ में। 3 बजे सोसाइटी वाली राशन की दुकान खुलती है। कार्ड पर भर रहे सामान को उठवाने के लिए लोग उधर हमाल खोजते हैं। कुछ एक छोकरों को उसने वहां खड़े हुए देखा है हमाली के लिए। वो भी उनके बीच जाकर खड़ा हो जाएगा। राशन की दुकान बंद होने तक उसके पास केले की फेरी के लायक पैसे जुड़ी जाएंगे। दोपहर उतरनी शुरू भी नहीं हुई कि वो बंद शटर के सामने चक्कर काटने लगा। कार्डधारियों की लाइन पहले से ही लग गई थी, जो उसके देखते न देखते हनुमान की पूंछ हो चली। तकरीबन घंटे भर बाद दुकान का शटर उठा। फुर्ती से पर्चियां कटने लगी। चावल, गेहूं, शक्कर। वो मुस्तैदी से एक भद्र महिला के पास जा खड़ा हुआ, जो थैलों में सामान भरवा रही थी। किधर ले चलना है भाई? वो चौकन्नी हुई। उसने उसकी पतली हुलियां तौली, अपने झोलों पर सतर्क दृष्टि डाली। फिर तड़ाक से पूछा, कितना लोगे? 120 नंबर में जाना है, साहित्य सहवास। लिफ्ट है नहीं। जो जी में आए दे देना। वो विनम्र हो आया। जो जी में आए नहीं, साफ साफ बता दो। बाद में बहुत टंटा करते हो तुम लोग। कौन 10 घंटे चिक चिक करता बैठेगा? चलो 1 रुपये दे देना भाई। उसने हंसकर झोलों की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या क्या बकते हो?
खैरात बांटने के लिए खड़ी हूं क्या मैं राशन की दुकान पर? 40 पैसे में ले जाते हैं छोकरे। 40 पैसे में ही ले चलना है तो उठा झोले, नहीं तो छोड़ दे, किसी और से उठवा लूंगी मैं। 25 किलो वजन है मैम साहब, कुछ तो सोचिए। है तो क्या? भद्र महिला की भ्रुकुटियां चढ़ गई। बहस फिजूल है, उसने सोचा। ये भी देखा कि 3-4 छोकरे आम की गुठली पर लपकती मक्खियों से झोलों के करीब उसके हटने की ताक में आ खड़े हुए हैं। बिना चू चपड़ किए उसने झोले उठाकर पीठ पर लाद लिए। हालांकि मन प्रतिवाद करने को उबलने लगा। दोस्त फरीद ने कहा था, कुछ नहीं मिलेगा इधर। कहने को साले अपने को फिक्स्ड रेट वाले बताते हैं। और सच भी है कि बड़ी बड़ी दुकानों में बिल पर लिखी रकम बड़ी शान से दे आएंगे, मगर गरीबों की मजदूरी में मोल भाव किए बिना इन्हें खाना नहीं पचने का। 10 पैसे भी कम करा लिए नहीं कि ऐसे प्रसन्न होंगे ये बिल्डिंग वाले, जैसे बैंक उठकर ससुरों के घर आ गई हो। वजन बहुत है, पीठ और कंधे टूटे जा रहे हैं। कंधे उसके इतने नाजुक हैं कि पाठशाला की कॉपी किताबें उठाते दुखते हैं। अपनी कॉपी किताबों को दोगुना तिगुना कर ले तब भी वे इतने भारी नहीं होने का। शाम तक 2.75 रुपए इकट्ठा हो गए। चवन्नी बीड़ी के लिए छिपाकर बाकी रेजगारी उसने माँ की हथेली पर रख दी। बीड़ी की आदत नहीं, कभी रफीक उसे मिलने पर पकड़ा देता है तो एक आध सुट्टा वो नजर बचाकर खींच खाच लेता है। उसकी पहली कमाई माँ ने मुट्ठी में कस आंखें मूंद माथे से लगाई, फिर फल्ली के एक कोने में बिराजे गणपति बप्पा के सामने ले जाकर रखाई। उसके झाई खाए तांबई चेहरे पर क्षण भर को रोशनी की लपट सी भभकी, सिर्फ क्षण भर को। उसने देखा तो वो एक अव्यक्त किस्म की स्फूर्ति से भर उठा। राशन के झोलों का बोझ अचानक उसकी कॉपी किताबों सा हल्का हो आया। सुबह पाठशाला के लिए नहीं उठ पाया। बदन पके फोड़े सा टीस रहा था। किसी हालत में आज दुकान पर खड़े हो हमाली नहीं होने का। जबरदस्ती खड़ा हुआ तो भी जरूर किसी सेठ सेठानी का राशन गिरा देगा। माँ उसकी हालत पर तरस उठी। नहीं मांगता मेरे को ऐसा पैसा। उसने माँ के चेहरे की ओर गौर से देखा। उसका तांबई बैंगन सा गोल चेहरा अचानक चूल्हे में भुना हुआ सा झुर्रियों पट्टा महसूस हुआ। देह के साथ उसके दिमाग की नसें भी टीस रही। पहली बार उसे अनुभव हो रहा, देह ही नहीं दुखती, दिमाग भी दुखता है। खोपड़ी के अंदर बैठा दिमाग रफीक के शब्दों में भेजा, अब भेजे से काम ले। रफीक का आम जुमला है, इसी जुमले से वो उसे लताड़ता रहता है। उसे ही नहीं, गली के बाकी छोकरों को भी आतंकित किए रहता है। उन सबको लगने लगा है कि निश्चित ही रफीक की खोपड़ी में उन सब की बनिस्बत ज्यादा बड़ा और तेज भेजा है। उसके बड़े और तेज भेजे ने उन्हें अपने भेजे से काम लेने की ट्रेनिंग दी है, मगर रफीक ने ये नहीं बताया कि भेजा दुखता भी है, और दुखता है तो कोई भी गोली घुटक लो नहीं शांत होता। झोपड़ी की छत से उमस टपक रही है। दोपहर में उसे सोने की आदत नहीं। सोने की कोशिश कर रहा है मगर नींद नहीं आ रही। उसे अंदाजा भर था कि माँ आज बाप को ढूंढने सफेद पुल वाली झोपड़पट्टी में उस औरत के घर भी गई है। बाप के पीछे माँ का इस तरह हैरान होना उसे तनिक नहीं पचा। क्यों गई? घबरा कर, हार कर, या कोई और बात है जो उसे नहीं पता। इधर माँ के भांडी कटका के 2 घर छूट गए। एक सेठानी का तो तबादला हो गया, दूसरे ने 3 साल पुराना काम छीनकर नई बाई रख ली। माँ ने खोदने पर बताया कि चिकनाई के चलते हाथ से सेठानी के कीमती डिनर सेट के 2 डोंगे रपट कर चूर हो गए। बाप के पास गई थी क्या? पूछने पर माँ साफ मुकर गई। आगे की कहानी सुनेंगे पार्ट 2 में। आप बने रहिए द साइलेंट चोर पर। विदाई, जय जगन्नाथ।